हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक वॉच। मैं हूं शुजा कुरैशी और मैं हूं शहबाज अशरफ। क्या पाकिस्तान में दुनिया के 4th लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स दरियाफ्त हो गए हैं? इस सवाल का जवाब आज हम हासिल करने की कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम में। पहले अगर मार्केट की बात करें तो इस हफ्ते मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रही और जो लास्ट वीक हमने देखा था कि जो इंट्राडे हाई बना था 1,40,600 के पास का, वहाँ से मार्केट ने 2 दफ़ा रिजेक्शन लिया और फिर 1,38,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी टूटा और इंडेक्स से 1,37,600 का लो बनाया और वहाँ से मार्केट रिवर्स हुई। एंड एट द एंड हु टुक द वीक, बुल्स और बेयर्स? लेट्स फाइंड आउट। सो वंस अगेन ये हफ्ता भी बुल्स ने ही कंट्रोल किया मार्केट को और एट द एंड ऑफ द वीक KSE 100 इंडेक्स 1,828 पॉइंट्स या 1.3% के इजाफे के बाद 1,41,035 के रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ। इस हफ्ते के गेनर्स और लूजर्स पर नज़र डालते हैं। इस हफ्ते सबसे ज़्यादा इजाफा बेस्ट वे सीमेंट की स्टॉक प्राइस में हुआ जो 14.2% था। OGDC की स्टॉक प्राइस में 13.2% का इजाफा हुआ। सिस्टम्स लिमिटेड 11.3%, पाकिस्तान पेट्रोलियम या PPL 8.6% ऊपर रहा और PSO की स्टॉक प्राइस में 8.6% का इजाफा नज़र आया। इसी तरीके से अगर हम लूजर्स की बात करें तो इस हफ्ते सबसे ज़्यादा कमी हमें एंग्रो पॉलीमर की स्टॉक प्राइस में नज़र आई जो 11.4% नीचे रही। बन्नू वुलन 7.3%, JVDC 6.7%, पाकिस्तान सर्विसेज 5.9% और महमूद टेक्सटाइल की स्टॉक प्राइस में इस हफ्ते 5.1% की कमी हुई। नाउ जो इंडेक्स ने रिकॉर्ड हाई बनाया उसके पीछे कौन सी खबरें थी, बिग स्टोरी क्या थी, आपको बताते हैं। सो इस हफ्ते की बिगेस्ट स्टोरी थी US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट जो थर्सडे मॉर्निंग हमको नज़र आया, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और US ने एक डील कंक्लूड की है जिसके तहत दोनों मुल्क पाकिस्तान में जो मैसिव ऑयल रिजर्व्स हैं उनको डेवलप करेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एग्जैक्ट वर्ड्स जो हैं पढ़ के भी आपको बता देता हूँ। उन्होंने ट्वीट किया कि US एंड पाकिस्तान हैव कंक्लूडेड अ डील वेयर बाय पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स विल वर्क टुगेदर ऑन डेवलपिंग देयर मैसिव ऑयल रिजर्व्स। एंड फिर आगे उन्होंने लिखा कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द ऑयल कंपनी दैट विल लीड दिस पार्टनरशिप। नाउ इस ट्वीट के बाद जब थर्सडे को मार्केट खुली तो उसमें हमने देखा कि जो ENP स्टॉक्स थे स्पेशली OGDC उसमें बहुत तेज़ी नज़र आई। ऑफ कोर्स उसके बाद हमने देखा कि PPL और PSO और मारी पेट्रोलियम में मारी एनर्जीज जॉब है उसमें भी हमको तेज़ी नज़र आई और वो कंटिन्यू रही फ्राइडे को भी। और फ्राइडे को हमने देखा कि OGDC की स्टॉक प्राइस अपने अपर लॉक पे हिट हुई, थोड़ा सा नीचे बंद हुई है वहाँ से और इसके अलावा PPL भी इंट्राडे बेसिस पे अपर लॉक पे हिट हुआ, थोड़ा वहाँ से भी वो भी नीचे बंद हुआ। बट ऑफ कोर्स ये खबर वाज द बिगेस्ट स्टोरी दिस वीक। अच्छा, इसके अलावा और भी बिग स्टोरीज थी। जैसे हमने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि वेंसडे को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी, इस फिस्कल ईयर की पहली MPC मीटिंग, और उसमें मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि 50 बेसिस पॉइंट्स का कट होगा, लेकिन ऑफ कोर्स हमने कोई कट नहीं देखा, अनचेंज रही। और ये भी वजह थी कि मार्केट 138,000 के लेवल से नीचे आ गई थी। हमको काफ़ी सेलिंग प्रेशर नज़र आया सीमेंट स्टॉक्स में, लेकिन वंस अगेन नीचे के लेवल्स पे हमको बैंक्स में सपोर्ट नज़र आई और बैंक्स ने दोबारा से मार्केट की जो 138,000 से सपोर्ट नीचे टूट गई थी उसको रिटेन करने में भी मदद दी। अच्छा, इसके अलावा देखा जाए तो फ्राइडे को CPI के नंबर्स आए। जुलाई जो फर्स्ट मंथ था इस फिस्कल ईयर का उसमें 4.1% CPI रही जो कि मार्केट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा थी, लेकिन ऑफ कोर्स जो सेंटिमेंट था वो इतना बुलिश था कि इस खबर ने कोई सच नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट नहीं किया। अच्छा, ट्रेड डील की भी बात हुई, इस पर हम आगे बात करेंगे। पहले CPI के नंबर्स पे शहबाज जो हमने देखा है 4.1% आई है, ज़रा ज़्यादा आई है। और ये जो हम डिस्कस कर भी रहे थे कि MPC में स्टेट बैंक ने अनचेंज रखा पॉलिसी रेट, तो ये भी आई थिंक इस बात को एंडोर्स करता है कि सही स्टांस था स्टेट बैंक का। अगर आप देखिए जो एवरेज कंसेंसस था उस CPI अबाउट 3.5% था, नंबर अराउंड 4.1 आया था। उसका जो मेजर रीज़न इज फूड इन्फ्लेशन। कंसेंसस ये था कि फूड इन्फ्लेशन 2% आई है मगर 3% इंक्रीज़ हुई है। आई थिंक इसका मेजर रीज़न वही है बिकॉज ऑफ लो बेस इफेक्ट, और दूसरा है कि बारिशें भी काफ़ी हुई हैं
और तो हम देख सकते हैं कि इवन इन फ्यू मंथ्स एटलीस्ट नेक्स्ट मंथ ये कंटिन्यू रह सकती है। आई थिंक स्टेट बैंक ने जो इस बार मॉनेटरी पॉलिसी भी स्टेटस को रखी, उसका मेजर रीज़न यही है कि येस इनिशियली इन द फ्यू मंथ्स इन्फ्लेशन कैन बी इन द रेंज ऑफ 5%, बट येस आफ्टर डिसम्बर इन्फ्लेशन कैन बी मच हायर, राइट। तो आई थिंक वेरी टू अर्ली, साल का शुरू हुआ है, आई थिंक इसको हमें चीज़ मैनेज कर देखनी पड़ेंगी और फिर अकॉर्डिंगली स्टेट बैंक डिसीजन लेगा इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कि क्या करेगा वो गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, हमने मेंशन किया था कि इस हफ्ते कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं और उसमें सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के रिजल्ट्स पे। सेकेंड क्वार्टर में एफएफसी की अर्निंग्स पर शेयर 17 रुपीज़ 69 पैसा रही, विच इज़ अप 62% ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर एंड क्वार्टर 90% का इंक्रीज़ हमको नज़र आया। और एज एक्सपेक्टेड एफएफसी ने 12 रुपये का इंटरिम कैश डिविडेंड भी अनाउंस किया। अच्छा, अगर हम फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के सेकंड क्वार्टर और फर्स्ट हाफ के रिजल्ट्स की कुछ हाइलाइट्स पर नजर डालें तो हमने देखा कि नेट सेल्स सेकंड क्वार्टर में 91.8 बिलियन रुपीस की रही, विच इज़ अप 44% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इसके अलावा ग्रॉस मार्जिन तकरीबन 2 परसेंटेज पॉइंट्स ड्रॉप हुए और 34% रहे सेकंड क्वार्टर में। इसके अलावा जो मेजर हमको चीज़ नज़र आई रिजल्ट्स में वो थी अदर इनकम में इजाफा। अदर इनकम इंक्रीज बाय 3.8 टाइम्स का इजाफा हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और 2.8 टाइम्स का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और अदर इनकम 20.7 बिलियन रुपीस की रही। तो शहबाज, कहाँ से ये अदर इनकम आई है? आई थिंक डेफिनेटली जो अदर इनकम थी वाज अ मैसिव सरप्राइज फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स। आई थिंक इस बार ये हुआ है कि जो इसकी सारी सब्सिडरीज हैं और एसोसिएट्स हैं, स्पेशली पावर कंपनीज, उन्हें सब ने एक साथ ही डिविडेंड दे दिया है। दैट वाज द मेजर रीजन बिहाइंड दिस सर्ज इन अदर इनकम। अच्छा, अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले हफ्ते इसके जो है वो डिटेल्ड रिजल्ट्स आ जाएंगे और फिर उसमें पता चलेगा, जो हमने इससे पहले भी कुछ शोज़ में डिस्कशन किया है कि क्या एफएफसी शरिया कंप्लाइंट हो गया। तो आई थिंक नेक्स्ट वीक एक्सपेक्टेड है ये खबर भी। अगर आप देखें इसके साथ इसकी बैलेंस शीट तो आ ही जाती है। अगर हमने वहाँ ये चीज़ देखी है कि इसका जो कैश बैलेंस है वो मज़ीद बढ़ गया है, पर हमें ये नहीं पता कि कैश बैलेंस या इसकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ प्लेस हुई हुई है। तो पॉसिबली जब इसकी बैलेंस शीट आएगी तो उस वक्त हम फिगर आउट कर पाएंगे कि ये शरिया हुआ है कि अभी तक नॉन शरिया है। तो आई थिंक पीपल शुड वेट फॉर इट और कुड बी अ की इवेंट फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीक और प्रॉब्ली वीक्स टू फॉलो। अच्छा, इसके अलावा एंग्रो फर्टिलाइजर के भी रिजल्ट्स अनाउंस हुए सेकंड क्वार्टर फर्स्ट हाफ के। अगर इसके रिजल्ट्स पर नजर डालें तो सेकंड क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर 4 रुपये 17 पैसे रही, विच इज़ अप 3.3 टाइम्स ईयर ऑन ईयर, और 90% का इजाफा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और एज एक्सपेक्टेड ई-फर्ट ने जो डिविडेंड अनाउंस किया वो 4 रुपये 25 पैसे था। हम अगर इसकी हाइलाइट्स पर नजर डालें तो नेट सेल्स सेकंड क्वार्टर में 50.4 बिलियन रुपीस की रही, विच इज़ अप 28% ईयर ऑन ईयर। ग्रॉस मार्जिन्स इसके भी नीचे नज़र आए हमको 3.8 परसेंटेज पॉइंट, और ये 31.4% थे। अच्छा, इसके अलावा बैंक्स के भी कुछ रिजल्ट्स थे और उसमें सबसे पहले बैंक अल्फला के रिजल्ट्स पर नज़र डाल लेते हैं। बैंक अल्फला ने सेकेंड क्वार्टर में 5 रुपये 7 पैसे की अर्निंग्स पर शेयर डिक्लेयर की, विच इज़ डाउन 33% ईयर ऑन ईयर, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ये 13% का इजाफा था। और बैंक अल्फला ने सेकेंड क्वार्टर में भी डिविडेंड अनाउंस किया 2.5 रुपये फी शेयर का। इसकी कुछ हाइलाइट्स पे अगर नज़र डालें तो नेट इंटरेस्ट इनकम 34.4 बिलियन रुपीस की रही, विच इज़ अप 10% ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 3% का इजाफा था। फॉरेक्स इनकम में हमको कमी नज़र आई, 2.5 बिलियन रुपीस की थी सेकेंड क्वार्टर में, विच इज़ डाउन 34% ईयर ऑन ईयर, और इफेक्टिव टैक्स रेट 57% का था बैंक अल्फला का। नाउ इफ़ यू टेक अ लुक एट HBL के रिजल्ट्स, वो ये भी अनाउंस हुए इसी हफ्ते, और हमने देखा कि सेकेंड क्वार्टर में अर्निंग्स पर शेयर HBL की 12 रुपये 12 पैसे रही, विच इज़ अप 24% ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी 7% का इजाफा है। और HBL ने 4.5 रुपये का सेकेंड इंटरिम कैश डिविडेंड भी अनाउंस किया। अगर हम HBL की रिजल्ट्स की हाइलाइट्स पर नज़र डालें सेकेंड क्वार्टर की, तो नेट इंटरेस्ट इनकम 68.9 बिलियन रुपीज़ रही, विच इज़ अप 12% ईयर ऑन ईयर। यहाँ भी हमने फॉरेक्स इनकम में डिक्लाइन देखा 33% का ईयर ऑन ईयर, और ये 2.1 बिलियन रुपीज़ की रही, और इफेक्टिव टैक्स रेट हबीब बैंक का 54% था। नाउ ये रिजल्ट्स भी जो हमने बैंक अल्फला के HBL के प्रीटी मच इन लाइन थे। HBL में एक अच्छी चीज़ हुई कि इनके डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा, आई थिंक 5 ट्रिलियन, विच इज़ द हाईएस्ट इन। आई थिंक अगर ओवरऑल 2 रिजल्ट्स जो अभी बैंकिंग के आए, 3 रिजल्ट्स आ गए इंक्लूडिंग UBL, हमने ये देखा है कि जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो मोर और लेस फ्लैट है या इंक्रीज हमने देखा गया। उसका मेजर रीज़न ये है कि बैलेंस शीट ग्रोथ हुई है, दैट्स बीन फंडेड बाय डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, और हमें ये लग रहा है दैट्स मोर बिकॉज ऑफ करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। तो ये चीज़ अच्छी, इंटरेस्ट रेट नीचे भी जा रहे हैं
रहे हैं, मगर उनकी नेट इंटरेस्ट इनकम इज स्टिल फ्लैट, यू नो, इवन लास्ट क्वार्टर भी हमने देखी ग्रोथ थी और इस बार मोर लेस फ्लैट रही, हमने इंक्रीज देखा है। एक और चीज़ मैं हाईलाइट कर दूँ, स्पेशली बैंक कलफला इज ट्रेडिंग एट अ प्राइस टू बुक ऑफ बिलो 1 times, even HBL. I think amongst all banks and amongst many other companies, बैंक कलफला की आज भी yield, I think बिकॉज हर क्वार्टर डिविडेंड देता है, तो 10 रुपये डिविडेंड देगा और 90 रुपये का आपका वो स्टॉक है, तो इट्स प्रोवाइडिंग अ यील्ड ऑफ अबव 11%। सो प्रॉब्ली एक बैंक अल्फा एक अच्छा स्टॉक है जो एक अच्छी वैल्यूएशन में ट्रेड करा है, तो जिसमें आपका डिविडेंड यील्ड भी डबल डिजिट्स में, गिवन आप इंटरेस्ट रेट्स अभी 11% हो गए। राइट, और रिजल्ट के बाद इनफैक्ट प्राइस 90 से भी नीचे आ गया, अराउंड 87-88 पे आ गई। आई थिंक इट्स अ गुड लेवल, बिल्कुल इस लेवल पे देखना चाहिए बैंक अल्फा इज अ गुड एंट्री पॉइंट। और हमने देखा कि जैसे मैंने शुरू में भी कहा था ना शहबाज के, इस हफ्ते जब मार्केट ड्रॉप हुई और UBL भी 355 का लो बनाया, वहाँ से हमने फिर उसको बढ़ते हुए देखा, तो बैंक्स में भी लोअर लेवल्स पे अच्छी सपोर्ट नज़र आ रही है। बिल्कुल, अगर आप देखें ना स्पेशली HBL ने अभी लेटली ये करा है कि उसने अब तक अपने एक तो जैकअप करे अपने डिपॉजिट्स बाय अबाउट 20% और इसकी इन्वेस्टमेंट्स भी काफ़ी एग्रेसिवली आई थिंक बढ़ी हैं, फंडेड बाय प्रॉब्ली ओमो बोरिंग्स। तो हम देखेंगे कि वी माइट सी a similar kind of results to continue in the upcoming quarter too for all the banks, we can say that. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अब हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। आज हमको ज्वाइन कर रहे हैं आसिम वहाब खान, जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं एट NBP फंड्स। आसिम साहब, वेलकम टू द शो। जी, अस्सलाम वालेकुम साहब, गुड टू बी बैक। अच्छा आसिम साहब, हमने देखा इस हफ्ते लास्ट 2 डेज़ में बड़ी तेज़ी नज़र आई, स्पेशली ऑयल स्टॉक्स में, और वो प्रेसिडेंट ट्रम्प की ट्वीट की वजह से हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और US ने एक डील कंक्लूड कर ली है और जिसके तहत दोनों जो मालिक हैं वो एक पार्टनरशिप में जो मैसिव ऑयल रिजर्व्स हैं उनको डेवलप करेंगे। नाउ इसमें हमने देखा कि बहुत तेज़ी नज़र आई हमको OGDC, PPL, PSO के स्टॉक में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स भी नज़र आए, लेकिन सब सवाल पूछने में नज़र आए कि ये कब हुआ। कोई मैसिव ऑयल डिस्कवरी की ख़बर तो हमने सुनी नहीं, ना तो इन कंपनीज़ की तरफ से जो लिस्टेड हैं उनको कोई भी मटीरियल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है। ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड कर दूँ कि पिछले साल अराउंड सितंबर में लोकल मीडिया में हमको ये ख़बर रिपोर्ट होती हुई नज़र आई थी, लेकिन एज सच वहाँ भी अगर आप पूरी ख़बर तफसील से पढ़ेंगे तो ख़ुद उन्होंने मिनिस्टर्स को कोट किया हुआ है कि जी वो डाउटफुल हैं कि इनको डेवलप करना आसान नहीं होगा और अभी बहुत इनिशियल स्टेजेस हैं, वी डोंट नो। तो जब भी हमने देखा कि एज सच इन स्टॉक्स में कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आया, लेकिन एकदम से कल थर्सडे को ट्रम्प साहब ने ट्वीट की और तेज़ी नज़र आ गई। तो सवाल यही है कि वाकई पाकिस्तान में कोई मैसिव ऑयल रिजर्व्स डिस्कवर हो गए हैं? शुजा, ये जो कोट की जा रही है वो फिगर्स जो अप्रैल 2014 की बेसिन स्टडी थी, जो एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी थी जो कि इंडस बेसिन, पोटोआर रीजन और पाकिस्तान के जो डिफरेंट रीजन हैं उन पर कंडक्ट की गई थी। तो ये चीज़ तो पहले ही नोन थी कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ एरियाज़ में पोटेंशियल है, कन्वेंशनल रिजर्व्स का भी और शेल रिजर्व्स का भी। इसके अलावा जब फर्दर ड्रिलिंग वगैरह हुई थी तो आपको याद होगा केकड़ा 1 पे ड्रिलिंग हुई थी, तो इवन दो कि दैट वेल वाज अनसक्सेसफुल, लेकिन जब आप ड्रिलिंग करते हैं तो फर्दर डेटा आपको ऑब्टेन होता है, फर्दर आपके नंबर जो हैं रिफाइन अप हो जाते हैं। तो ऑल ऑफ दीज ड्रिलिंग्स एंड ओवरऑल स्टडीज़ वर इंडिकेटिंग कि पाकिस्तान में रिजर्व्स तो मौजूद हैं, बट उनको डेवलप करने के लिए ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है आपको कैपिटल रिक्वायर्ड होता है। तो आपने ऑफ डेट ये देखा होगा कि जो ENP कंपनीज थी दे वर बेसिकली एम्ब्रॉयड इन सर्कुलर डेट, और उसकी वजह से जो है वो ज़्यादा अपनी एक्सपेंडिचर जो है केपेक्स कर नहीं पा रही थी। तो इट्स अ मैटर ऑफ केपेक्स के वहाँ पे केपेक्स किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, और वो रिजर्व जो हैं वो जनरली मैं ये नहीं कहूँगा कि एनीथिंग न्यू हैज़ बीन डिस्कवर्ड। ओवरऑल जो पोटेंशियल है उसको काफ़ी ब्रॉडली जो है इंडस बेसिन स्टडी ने जो हमारे अप्रैल 2014 की बेसिन स्टडी थी उसने उसको कवर किया हुआ है, बट नथिंग न्यू हैज़ बीन डिस्कवर्ड। आई थिंक कुछ अदर डेवलपमेंट्स हैं विच हैव एक्चुअली मटीरियलाइज्ड, विच हैव कोइंसाइडेड सॉर्ट ऑफ विद डोनाल्ड ट्रम्प्स ट्वीट, जिसमें शायद लोग उसको कॉन्स्टिट्यू कर रहे हैं कि शायद ये उस ट्वीट की वजह से ज़्यादा उसका इम्पैक्ट है, इवन दो कि ज़ाहिर है मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से या एक नॉइस के पर्सपेक्टिव से ज़ाहिर है उसका इम्पैक्ट ज़रूर बन सकता है कि इंटरनेशनल कंपनीज जो है वो पाकिस्तान की ENP कंपनी के साथ जॉइन हैंड्स करेंगी और वर्क आउट करेंगी। लेकिन कुछ फर्दर अदर डेवलपमेंट्स हैं जिसमें कुछ पेमेंट्स वगैरह जो हैं वो रिसीव होना शुरू हुई हैं ENP कंपनीज को। आई थिंक वो जो है वो ज़्यादा फंडामेंटल चेंज है। जो अदर डेवलपमेंट्स की आपने बात की और आपने मेंशन कर भी दिया कि जो उसमें जो पेमेंट्स वगैरह हैं उस पर भी मैं आता हूँ, लेकिन थोड़ा सा अगर इस पर और हम डिस्कस कर लें, क्योंकि जो वर्डिंग्स हैं ट्रम्प साहब की ट्वीट के उसमें सबसे पहले उनका एक तो डील कंक्लूड हो गई है। इसका मतलब है कि
यूएस और पाकिस्तान ने एक डील साइन कर दी है, इससे तो ये पता चलता है। फिर आगे उन्होंने कहा कि दे विल वर्क टुगेदर ऑन डेवलपिंग। नाउ डेवलपमेंट की जब बात आती है तो क्या इसका मतलब ये एक सेकंड स्टेज होता है? पहले तो होता है ना कि एक्सप्लोर करें और दे फाइंड इट, वंस दे फाइंड एंड देन दे डेवलप। तो जब भी मेरा सवाल था कि क्या वाकई हमने ये फाइंडिंग हो गई है और अब डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे केपेक्स की ज़रूरत पड़ेगी, और जब भी हम एक जॉइंट एक वेंचर देखेंगे यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा इस पर अगर आप कुछ बता सकें। देखिए, एक्सप्लोरेशन के जो स्टेजेस होते हैं ना, उसमें जो फर्स्ट स्टेज होता है वो आपकी जनरल साइज्मिक स्टडीज होती हैं और जनरल आपकी मैग्नेटिक सर्वेज होते हैं। तो जो बेसिन स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ जो 2014 में की गई थी, तो वो एक जनरल सर्वे था जिसमें एस्टिमेट किया गया था पाकिस्तान में पोटेंशियल रिजर्व्स क्या हो सकते हैं, जो आप फिर बाद में अपने 1-2 दिन पहले जो है सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ तरीकों से कोट होते हुए भी देखे। जो एक्चुअली एक्सप्लोरेशन या जो आपको फर्म अप होता है वो तब होता है जब एक्चुअली आप एक्सप्लोरेशन वेल जो है वो ड्रिल करते हैं। तो उस वजह से जो है मैं ये कहूँगा कि कोई एक्सप्लोरेशन का सक्सेस इस तरह से नहीं हुआ है। आपको ये आइडिया है कि पाकिस्तान में इन जनरल पोटेंशियल है, नाउ वी हैव टू गो फॉर एक्सप्लोरेशन। डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो यस, पाकिस्तान हैज सर्टेन वेल्स जहाँ पे डेवलपमेंट करके वहाँ से गैस एंड ऑयल को प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये जो आपके टू द फर्स्ट पॉइंट कि क्या एक्सप्लोरेशन सक्सेस हुआ है, नो, देयर हैज बीन नो एक्सप्लोरेशन सक्सेस एज सच। यस, देयर इज पोटेंशियल। अगर वहाँ पे पाकिस्तान जो है विद इंटरनेशनल ईएनपी फर्म्स जो है वो पाकिस्तान इन्वेस्ट करता है, जो कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान इन्वेस्ट नहीं कर सका बिकॉज ऑफ सर्कुलर डेट, राइट। तो वहाँ पे देयर कैन बी सक्सेसफुल, यानी कि वेल्स वहाँ पे हम देयर इज अ चांस कि वहाँ पे हमें सक्सेस हो जाए। बट एज ऑफ टुडे जो है मैं ये कहूँगा कि कोई हमें इमीडिएट सक्सेस नहीं हुआ है। तो ऑफशोर और ऑनशोर पोटेंशियल है कितना? देखिए, अगर हम ऑफशोर ऑनशोर पोटेंशियल की बात करते हैं, जो स्टडीज हुई हैं, तो बाद स्टडीज में कोट हुआ है कि पाकिस्तान के पास गैस के जो गैस इनिशियल इन प्लेस के रिजर्व्स हैं वो तकरीबन 580 TCF के गैस के रिजर्व्स कोट हो रहे हैं, 9-10 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल के कोट हो रहे हैं। बट दीज आर, मतलब ये होता है कि जो बेसिन स्टडीज होती हैं वो कहती हैं कि इन टोटलिटी जो है जो एग्जिस्ट करता है वो पोटेंशियली इतना करता है। उस पर फिर कमर्शियलिटी जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि उससे एक्चुअली आप प्रोड्यूस कितना कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पे कि जो आपने जो भी फॉर्मेशंस डिस्कवर किए हैं उसमें कितनी ईजिली जो है वो आप उससे ऑयल या गैस जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कितने नेचुरल लिफ्ट उस फील्ड के अंदर है, और प्लस ये कि उस वक्त जो है ऑयल प्राइसेस, गैस प्राइसेस एक्चुअली क्या चल रही हैं, क्या आप रियलाइज कर सकते हैं। क्योंकि जब आप खर्चा करते हैं फील्ड पे तो वो डेफिनेटली उसकी इकोनॉमिक्स जो हैं, अगर उसकी लेट्स से कि ऑयल प्राइसेस जो है $70-80 पर बैरल पे होती हैं, तो काफ़ी सारे रिजर्व जो हैं वो एक्सट्रैक्टेबल बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब आपकी कॉस्ट जहाँ पे ज़्यादा भी होती है तो वो हायर प्राइसेस की वजह से जो है आप उनको एक्सट्रैक्ट कर पाते हो। जहाँ पे प्राइसेस नीचे आती हैं तो काफ़ी सारे रिजर्व जो हैं वो कमर्शियली अनवायबल हो जाते हैं। आसिम साहब, एक और चीज़ बताएं अगर नाजरीन के पर्सपेक्टिव से, इन द लास्ट 20-30 ईयर्स हमने E&P कंपनीज़ ने कितनी ऑफशोर ड्रिलिंग करी है और उसमें हमें सक्सेस रेशो में क्या मिला है, अगर नहीं मिला है तो उसके रीजंस क्या रहे हैं ओवरऑल? देखिए, E&P कंपनीज को जो उन्होंने ऑफशोर ड्रिलिंग की है उस पर कोई खातिर खा आज तक जो है वो सक्सेस पाकिस्तान को नहीं हुआ है। ये ज़रूर हुआ है कि लेट्स से कि जब लास्ट वेल हमने केकड़ा 1 किया था तो उसके अंदर जो है ये चीज़ ज़रूर इस्टेब्लिश हुई थी कि उस रीजन में जो है रिजर्व ज़रूर मौजूद हैं, एंड इफ़ वी आर एबल टू स्ट्राइक द राइट एरिया वहाँ पे हमें रीजनेबल सक्सेस हो सकता है। लेकिन उस पर्टिकुलर वेल में जो है हमें सक्सेस नहीं हुआ था। तो जो अब जो लेटेस्ट डेटा उस वेल के बाद आया तो इट एस्टैब्लिशेस द फैक्ट कि वहाँ पे ऑफशोर में पाकिस्तान के पास पोटेंशियल बिल्कुल मौजूद है। अभी तक सक्सेस नहीं हुआ, दैट डज नॉट मीन कि फ्यूचर में सक्सेस नहीं होगा। लेकिन जैसे अगर आपने पूछा कि हिस्टोरिकली क्या हुआ है, तो देयर हैज बीन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कुछ अराउंड 7 to 8 वेल्स दैट हैव बीन ड्रिल्ड विदाउट एनी सक्सेस। जो E&P कंपनीज हैं, इन्हीं जिनका नाम लिया जा रहा है, OGDC, PPL, मारी वगैरह का, इन कंपनीज ने एक्चुअली जो है, अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल का जो अबू धाबी ब्लॉक है एडनॉक का, Yes. उसमें ऑलरेडी इनको जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट सक्सेस हो चुका है, और वहाँ पे जो है एक्चुअली वो बड़े इजी लोअर कॉस्ट स्ट्रक्चर्स पे इस पोजीशन में है कि वो अच्छे ऑयल एंड गैस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने अच्छा मेंशन किया, जो आपने अबू धाबी में जो एक जॉइंट वेंचर ऑलरेडी चल रहा है उसमें OGDC, PPL भी पार्टनर्स हैं, आई थिंक मारी भी इसमें पार्टनर है, मारी एनर्जी भी पार्टनर है। ओके, अच्छा, इसमें भी आई थिंक 3-4-5 साल हो गए हैं और एक्सपेक्टेड लास्ट ईयर के एंड में था कि शायद
कोई अनाउंसमेंट आए कि कितनी बड़ी जो है वहाँ पे दरियाफ्त हुई है। लेकिन एक रीसेंट डेवलपमेंट, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, वो ये हुई है कि उसमें एडनॉक ने अबाउट 60% स्टेक लिया है। आप ये कंफर्म कर सकते हैं? जी, जो लेटेस्ट नोटिस आया था तो उसके मुताबिक बिल्कुल यही है कि एडनॉक ने अपना स्टेक बढ़ाया है। और इसमें देखें, स्टिल पाकिस्तान के पास स्टेक है और एडनॉक के स्टेक बढ़ाने की वजह भी यही है कि वहाँ पे काफ़ी रीजनेबल सक्सेस जो है वो, इवन दो कि हमारे पास नंबर्स नहीं, लेकिन वहाँ पे सक्सेस हुआ है। और जो डिस्कशंस हुए विद वेरियस एनपी कंपनीज जो कि उसमें उस फील्ड में इन्वॉल्व हैं, तो they are quite positive on the prospects of that block. तो but we also have to keep in mind कि वो जो है वो OPEC के कोटा के अंडर आता है, तो it will have to produce according to that quota. But again, इसको मैं लिंक करना चाह रहा हूँ जो कि आपके इनिशियल सवालात थे with regards to offshore या शेल के पर्सपेक्टिव से। तो मेरा फोकस यानी कि इस पर डाइवर्ट करना चाह रहा था कि ऑलरेडी इंटरनेशनली और लोकल जो स्टैंडर्ड एसेट्स हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिससे प्रोडक्शन जो है अच्छी खासी जैकअप की जा सकती है। So those should be the areas that should be of focus for the investors as well, और E&P companies भी at least at this point in time जो है उन्हीं पे फोकस कर रहे हैं। राइट अच्छा, अब जो दूसरी डेवलपमेंट की आप बात कर रहे थे, एंड दैट्स सेक्युलर डेट, आपने कहा कि कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि पेमेंट्स होना शुरू हो गई हैं। आई थिंक मार्केट में र्यूमर्स थी और ये भी था कि जी शायद नेक्स्ट वीक पेमेंट्स और भी हो जाएंगी। लेकिन इसमें एक जो पहले एक आई थिंक रोड ब्लॉक आ गया था, वो था कि चाइनीज़ IPPs जो हैं वो तैयार नहीं हैं, बिकॉज उसमें जो लेट पेमेंट सरचार्जेस हैं उनको राइट ऑफ करने की बात आ रही थी। तो उसकी तरफ से अभी कोई खबर ऐसा सच आई नहीं कि क्या वो अग्री कर गए हैं या नहीं कर गए हैं, बट आप कह रहे हैं कि वहाँ डेवलपमेंट हो रही है और पेमेंट्स हो रही हैं। मैं उसको स्पेसिफिकली रेफर नहीं कर रहा था शुजा। कुछ और पेमेंट्स थी जो कि E&P कंपनीज को मिलनी थी विद रिगार्ड्स टू पिछले साल जो है कुछ TFC की पेमेंट सेटल हुई थी नॉर्थ ऑफ 100 बिलियन रुपीस। तो उनकी जो है इंटरेस्ट पेमेंट्स जो थी वो नहीं की गई थी E&P कंपनीज को। और वो इंटरेस्ट पेमेंट्स जो थी उसमें भी जैसे आपको पता है कि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ये पावर सर्कुलर डेट के हम बीच में फॉर मैनी मंथ्स जो है खबर सुनते हुए आ रहे हैं कि आज या कल में सेटल हो रहा है, एंड देन देयर हैज बीन डिलेज। और इसी तरह गैस सर्कुलर डेट की भी बात सुनते हुए आ रहे हैं कि वंस द पावर सर्कुलर डेट गेट्स सेटल तो गैस सर्कुलर डेट को सेटल किया जाए, बट इनमें डिलेज हैं। तो इन्वेस्टर्स की एक फियर था या एक परसेप्शन थी कि जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं ये भी E&P कंपनीज को नहीं मिलेंगी, बट दोज इंटरेस्ट पेमेंट्स हैव स्टार्टेड। तो उसकी वजह से जो है एक ओवरऑल कैश फ्लोज जो हैं वो E&P कंपनीज के जो हैं वो फॉर द फिस्कल ऑनगोइंग फिस्कल ईयर जो है वो काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। ओवर एंड अबव द फैक्ट कि जब भी ये पावर सर्कुलर डेट एंड गैस सर्कुलर डेट सेटल होता है तो उसके जो इम्पैक्ट है वो तो काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा। दैट गिव्स होप कि पावर सर्कुलर डेट जो है जो कि जिसकी ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, जिसमें आपने मेंशन किया कि चाइनीज़ IPPs जो हैं वो उनकी तरफ से एक रोड ब्लॉक है। वट वी अंडरस्टैंड इज कि इवेंचुअली जो है वी आर होपफुल कि इस मंथ में ये सेटल हो जाएगा। मार्केट रूमर्स यही हैं कि बिटवीन 8 to 14 अगस्त जो है समवेयर इन बिटवीन जो है इस सेटलमेंट हो जाएगी। बट वी हैव बीन हियरिंग दिस टाइम एंड अगेन कि ये सेटलमेंट हो जाएगी इसकी। गवर्नमेंट के चैनल्स जो हैं काफ़ी होपफुल हैं कि इसकी सेटलमेंट हो जानी चाहिए। आफ्टर दिस पावर सर्कुलर डेट गेट सेटल तो गैस सर्कुलर डेट पे जो कि मेन ट्रिगर होगा एनर्जी चेन के लिए, उस पर फोकस काफ़ी स्क्वायरली शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल अभी आपने जिक्र करा रिगार्डिंग गैस सर्कुलर डेट, सो आई थिंक अगर हम डिस्कस करना चाहें या इन्वेस्टर्स को बताना चाहें कि यार व्हाट्स द बेस्ट सोल्यूशन कि जो गैस सेटलमेंट है, गैस सर्कुलर डेट है, इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि किस तरह से सेटल किया जाए ताकि जो सारी जो E&P चेन्स हैं या स्पेशली PSO को सब बेनिफिशरीज हो। तो इसमें आपका क्या थॉट प्रोसेस है इस चीज़ पे? जी, इस पे देखें देयर आर सेवरल प्रपोजल्स अंडर कंसिडरेशन। एक तो चीज़ जो अभी हो रही है कि वन वे और अनदर जो है गैस टैरिफ्स हाइक करके जो है वो जो प्रीवियस बैकलॉग है और जो भी शॉर्टफॉल आ रहा है उसको कवर किया जा रहा है। बट ये यानी कि इसकी एक लिमिट होती है अनटिल अनलेस कि हम गैस प्रोडक्शन को फुली यूटिलाइज ना कर सकें, जैसे कि मैंने कहा कि LNG की वजह से यूटिलाइज नहीं हो पा रही है। तो दैट सोल्यूशन अनफॉर्चुनेटली विल रिजल्ट इन फर्दर हाइक्स इन गैस प्राइसेस। तो वो वहाँ पे कंज्यूमर्स हर्ट होते हैं। हमारा इसमें ख्याल ये है कि विद रिगार्ड्स टू द गैस सर्कुलर डेट सेटलमेंट इसका एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि अ मिक्स ऑफ गैस प्राइस हाइक्स प्लस इन ऑर्डर टू कर्टेल द इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर्स ये जो है डिविडेंड्स के थ्रू जो है वो सेटल किया जा सकते हैं, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो है वो कैश फ्लोज जो हैं वो दिए जाएं गैस कंपनीज को जो इवेंचुअली पे आउट करेंगी टू OGDC, PPL और जो भी एनर्जी चेन में कंपनीज हैं, एंड देन दिस कंपनीज कैन पे आउट डिविडेंड्स
और उस डिविडेंड्स के थ्रू जो आपका इनिशियल इंस्ट्रूमेंट है वो सेटल हो सकता है। तो व्हाट वी हैव वर्कड आउट इज कि बहुत इजीली जो है इससे गैस सर्कुलर डेट जो है ना सिर्फ ये कि विदाउट सिग्निफिकेंट हाइक इन कंज्यूमर प्राइसेस जो है वो उससे सेटल किया जा सकता है, बल्कि इसका फायदा ओवरऑल ये भी होगा कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एडिशनल कैश फ्लोज जो हैं वो इन कंपनीज के पास आएंगे, व्हाट वी फील इज कि इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशंस जो हैं वो उन लेवल्स पे पहुंच सकती हैं कि वहाँ से जो है हम लोग इवन वी कैन टारगेट इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में एंट्री हम लोग टारगेट कर सकते हैं। एंड एक और जो गवर्नमेंट का टारगेट है प्राइवेटाइजेशन का या फर्दर स्टेक सेल का, तो विद इम्प्रूवमेंट इन फंडामेंटल्स ऑफ दिस ईएनपी कंपनीज बिकॉज ऑफ सेटलमेंट ऑफ सर्कुलर डेट, तो वो भी अचीव हो सकता है। तो ऑल इन ऑल हमारे ख्याल में तो ये कि इजीली गवर्नमेंट $3 to 4 बिलियन जो है वो इवेंचुअली अगर इस गैस सर्कुलर डेट को स्मार्टली एड्रेस किया जाए तो वो रेस कर सकती है, एंड दैट कैन एड्रेस एनी शॉर्टफॉल ऑफ पे आउट्स की वजह से जो थोड़ा बहुत शॉर्टफॉल आएगा उससे कई टाइम्स ज़्यादा जो है वो आपको जो इन ट्रांजैक्शंस के थ्रू और ईएम के स्टेटस के थ्रू जो है पाकिस्तान को रिसीव हो सकता है। अच्छा आज़म साहब, अगर हम इन कंपनीज़ को देखें, ये ब्लू चिप कंपनीज़ हैं, OGDC, PPL, PSO, मारी, और जब तक ये सर्कुलर डेट के मसले शुरू नहीं हुए थे तो हम देख रहे थे कि ये फेवरेट्स होती थी इवन फॉरेन इन्वेस्टर्स के भी। अब भी हमको पता है कि कुछ इसमें है अभी भी इन्वेस्टमेंट फॉरेनर्स की, बट थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लें हम 2028 3-4 साल का, जहाँ पे ऑफ कोर्स वी नो कि इनका स्टेक रेकोडिक में भी है। अब ये जो एक कोलैबोरेशन होने जा रही है जिसमें उसी ट्वीट में आगे ट्रम्प साहब ने कहा था कि वी आर प्रोसेस, हम इस प्रोसेस में कि हम चूज़ कर रहे हैं कि कौन सी कंपनी के साथ पार्टनरशिप हो। तो इन कंपनीज़ की बैलेंस शीट स्ट्रेंथ कैसी है, और गोइंग फॉरवर्ड ये जो डेवलपमेंट्स होंगी तो ये कितना पॉजिटिव है इन कंपनीज़ के लिए? देखिए बैलेंस शीट स्ट्रेंथ जो है कंपनी टू कंपनी वेरी कर रही है, बट ओवरऑल अगर हम कंसोलिडेट बेसिस पे देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स हैं, एंड स्पेशली विद अगेन स्टार्टिंग ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट्स जो कि पिछले साल नहीं हुई थी और इस साल प्लान था और उस प्लान के मुताबिक उनको स्टार्ट हो चुकी हैं, तो फर्दर स्ट्रेंथनिंग ऑफ बैलेंस शीट इज एक्सपेक्टेड। तो एज फार एज दी प्रोजेक्ट्स इन पाइपलाइन आर कंसर्न, तो दीज कंपनीज आपको पता है कि लेवरेज इन पे जीरो है, तो मतलब इनके पास इनफ बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है कि सारे प्रोजेक्ट्स को, अगर मैं प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो रेकोडिक का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो अबू धाबी ब्लॉक की डेवलपमेंट हो, चाहे वो फर्दर लोकल अपनी फर्दर एक्सप्लोरेशन हो ऑन शोर ऑफ शोर शेल वगैरह की, तो उनको बड़ा इजीली जो है ये कंपनीज हैं इस पोजीशन में है कि इनको फंड कर सकती हैं। तो अगर आप चेन ऑफ ट्रिगर्स की बात करें तो विद रिगार्ड्स टू ये ओवरऑल एनर्जी चेन जो है, तो उसमें पावर सर्कुलेट की रेजोल्यूशन, देन गैस सर्कुलेट पे फोकस उसकी रेजोल्यूशन, फिर अबू धाबी ब्लॉक की डेवलपमेंट, रेकोडिक जो कि बहुत बड़ा एक यानी कि वो तो उस पर इंटरनेशनल स्टडीज़ काफ़ी वेल फर्म्ड स्टडीज़ हैं, तो वो एक बहुत बड़ा अपसाइड है इन कंपनीज के लिए। फिर उसके बाद जो है वो जो लोकल, जैसे मैंने बात की कि लोकल स्टैंडर्ड गैस है, अगर वो 300 से 400 MMSCFD पे सोल्यूशन निकल आता है तो देन दैट इज गोइंग टू फर्दर बूस्ट द अर्निंग्स ऑफ दिस ईएनपी कंपनीज एंड देयर कैश फ्लोज एज वेल। तो ट्रिगर्स काफ़ी सारे मौजूद हैं, तो ओवरऑल इनकी पोजीशन जो है अच्छी है, स्ट्रांग है। सिर्फ इशू ये है कि ये सारे जो डिसीजंस हैं वन वे और अनदर जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की डिसीजन से लिंक हैं। ये जो भी जितनी भी डेवलपमेंट्स है, चाहे वो रेकोडिक पे हो, चाहे वो गैस सर्कुलर डेट पर हो, पावर सर्कुलर डेट पर हो, अबू धाबी ब्लॉक हो, तो ये सारी चीज़ें जो है ये बेसिकली गवर्नमेंट के यहाँ पे डिसीजन मेकिंग आती है। तो गवर्नमेंट हैज़ टू बी प्रोएक्टिव एंड डिसीजन मेकिंग को स्मार्टली अगर करती है तो वी फील के काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल जो है वो इन कंपनीज में, और ओवरऑल गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़ायदा हो सकता है। इन्वेस्टर्स पूछते हैं विच इज़ अ बेटर पिक, अगर हम देखें OGDC या PPL है, तो इसमें आप क्या कहेंगे आसिम साहब? देखिए अगेन इट हैज़ टू बी अ मिक्स ऑफ बोथ कंपनीज, क्योंकि अगर आप इमीडिएट स्ट्रेंथ की बात करते हैं, बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो फॉर दैट OGDC इज बेटर प्लेस्ड। अगर आप अपसाइड्स की बात करते हैं विद रिगार्ड्स टू ऑल दीज अपसाइड्स दैट वी हैव मेंशन्ड, जिसमें रेकोडिक हो गया, सर्कुलर डेट की सेटलमेंट वगैरह होगी, जितनी भी प्राइम PIOL की यानी अबू धाबी ब्लॉक की हम बात करें, तो इसमें जो अपसाइड का पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ द फैक्ट के सिमिलर स्टेक्स हैं दोनों कंपनीज के एंड PPL हैज अ लोअर कैपिटल, उस वजह से जो इम्पैक्ट जो होता है वो पाकिस्तान पेट्रोलियम पे ज़्यादा बनता है। तो बोथ कंपनीज आर गुड फॉर इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन अगेन अ लॉट डिपेंड्स ऑन व्हाट how the government decision making goes through in all these Right.
जितने भी ये सारे 4-5 फैक्टर्स या अपसाइड्स जो मेंशन किए उसमें गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग किस तरह से होती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट ओवरऑल जो है ये दोनों कंपनीज जो हैं वो काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आसिफ साहब, जैसा आपने कहा ना कि जो सर्कुलर की रेजोल्यूशन है वो इम्पॉर्टेंट है ना, जो करंट स्टॉक है ऑफ सर्कुलर डेट बोथ गैस का और पावर का, उसको रिटायर करना है और फिर ये मेक श्योर करना है कि मज़ीद एक्यूमुलेशन फ्यूचर में ना हो, तो उस तरफ आपको कोई पॉलिसी एक्शन नज़र आ रहा है? बिकॉज वो बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। और ऑप्शंस हैं मौजूद और उस पर काम भी हो रहा है। आपको पता है कि एक टास्क फोर्स भी बनाई गई है, तो इट इज़ वेरी एग्रेसिवली वर्किंग ऑन दीज सोल्यूशंस, और इसीलिए हमारा ख्याल ये है कि फिस्कल ईयर 26 में काफ़ी आपको पॉजिटिव डेवलपमेंट्स मिलेंगी विद रिगार्ड्स टू रेजोल्यूशन ऑफ सर्कुलर डेट, और जो कि काफ़ी सारे सोल्यूशंस जो हैं प्रपोज किए जा रहे हैं, जिसमें ऑब्वियसली एक जो वजह अभी फॉर द शॉर्ट टर्म जो है वो स्टैंडर्ड आपकी गैस की जो बनी हुई है जिसकी वजह से सर्कुलर डेट में भी बिल्डअप हो रहा है, वो LNG की सप्लाई है, तो LNG के कॉन्ट्रैक्ट्स को भी की रिनोवेशंस भी जो है FY 26 में वो रीओपन होंगी। तो सारी चीज़ें जो है ऑप्शंस जो है गवर्नमेंट के पास अवेलेबल हैं, तो वी आर कॉन्फिडेंट कि यहाँ पे जो है गवर्नमेंट का फोकस भी काफ़ी ज़्यादा है और IMF प्रोग्राम की वजह से फोकस है, यानी कि ऑलरेडी जो है वो लेज़र फोकस सॉर्ट ऑफ हुआ है, और जो क्योंकि आपको पता है कि ओपनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी आ रहा है, तो उसकी वजह से जो है टास्क फोर्स भी जो है काफ़ी एक्टिवली इस पे काम कर रही है। तो वी आर होपफुल, और जैसे आपने एक बात की थी कि ये ब्लू चिप कंपनीज थी एक टाइम पे और वो डार्लिंग ऑफ द मार्केट होती थी, एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि गवर्नमेंट जो भी सर्कुलर डेट की सिचुएशन हुई तो उसकी वजह से जो है इनमें हमें इतना इंटरेस्ट नहीं देखा। तो अभी ऑफ लेट जो है इवन दो के शेयर प्राइसेस के लिहाज से जो है ये दिस कंपनीज OGDC मिसाल के तौर पे दे आर नियरिंग इट्स पीक, लेकिन अगर डॉलर टर्म्स में बात करें तो 8 से 10 साल पहले जो है OGDC PPL की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 10-12 बिलियन डॉलर्स के लगभग की रेंज में होती थी। आज जो है हार्डली 3 to 4 बिलियन डॉलर्स की रेंज में है आफ्टर 10 ईयर्स। तो ऑब्वियसली इन्होंने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है, तो अपसाइड है, बट उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग जो है अगर अप्रोप्रिएट करती है तो वी फील के काफ़ी इनमें अपसाइड आ सकती है। ओके आसिफ साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। और अब हम नज़र डालते हैं अगले हफ्ते के मेजर इवेंट्स पे। अगले हफ्ते भी कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के रिजल्ट्स हैं। मंडे को ऐसा कोई मेजर रिजल्ट नहीं है, बट ट्यूसडे को एग्री टेक का फर्स्ट हाफ का रिजल्ट है, वेंसडे को टी बिल्स ऑक्शन है, इसके अलावा MCB बैंक के फर्स्ट हाफ के रिजल्ट्स और मेपल लीफ सीमेंट के भी एनुअल रिजल्ट्स के लिए बोर्ड मीटिंग है। मेपल लीफ की बोर्ड मीटिंग 3:30 बजे है, तो नेक्स्ट डे रिजल्ट एक्सपेक्टेड होगा। थर्सडे को गदून टेक्सटाइल और कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स के एनुअल रिजल्ट्स के लिए बोर्ड मीटिंग है, और ऑफ कोर्स हर थर्सडे को फॉरेक्स रिजर्व्स का डेटा भी आता है। फ्राइडे को एज यूजुअल वीकली इन्फ्लेशन या SPI का डेटा आएगा, और फ्राइडे को मारी एनर्जीज़ की बोर्ड मीटिंग है फॉर एनुअल रिजल्ट्स, और सेम डे लकी सीमेंट की भी बोर्ड मीटिंग है फॉर फुल ईयर रिजल्ट्स। और अब हम चलते हैं कैंडल टॉक की तरफ। नाउ फ्राइडे को मार्केट ने एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रीच किया, जो हमने बताया भी था कि 1,40,600 का लेवल था, और उसको ब्रीच करके मार्केट रिकॉर्ड हाई 1,41,035 पे क्लोज हुई है। अब जो चैनल पूरा बन रहा है बुलिश जो हम देख रहे हैं ट्रेंड, ये मार्केट को 143 और 145, 146 तक भी लेके जा सकता है। ऑन द डाउन साइड जो हमने मेजर सपोर्ट देखी इस हफ्ते वो 1,37,600 पे थी, क्योंकि अब थोड़ा सा मार्केट ऊपर बंद हुई है तो सपोर्ट लेवल भी थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। अराउंड 1,39,000 पे सपोर्ट हमको नज़र आएगी, और अगर वो ब्रीच होती है ऑन द डाउन साइड तो फिर दोबारा से 1,37,600 एक मेजर सपोर्ट होगी मार्केट के लिए। सो वॉच आउट फॉर दीज लेवल्स। और हम चलते हैं एक्सपर्ट स्टेक की तरफ। So, शहबाज, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वीक? My take will be initially कि market might consolidate at these levels. But yes, if the excitement continues, especially in oil stocks, OGDC, PPL, HUBCO, PSO, then the market can rally further. Because अगर हमने आज भी देखा है कि आज मार्केट तकरीबन 1500 पॉइंट प्लस थी, और उसमें तकरीबन 500 पॉइंट सिर्फ OGDC के थे, राइट? अगर आप स्टॉक्स लेवल से बात करें OGDC एंड PPL एंड PSO, तो उसमें अपसाइड अवेलेबल है। So if excitement continues, I think then the market will rally upwards. But मेरा overall take है अगर ये stocks में excitement नहीं रहती है तो market might consolidate at these levels. आई थिंक एक्साइटमेंट तो रहेगी, बिकॉज जैसे भी हमने डिस्कशन की काफ़ी इन डेप्थ आसिम साहब के साथ भी कि जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं वो जल्दी एक्सपेक्टेड हैं, बिकॉज हमने वॉल्यूम्स बहुत अच्छे देखे हैं। फ्राइडे को OGDC में 30 मिलियन शेयर से ज़्यादा का काम हुआ,
सेम विद PPL, इवन PSO में 20 मिलियन शेयर से ज़्यादा का काम हुआ है। तो लग यही रहा है कि अगर ये खबर मटीरियलाइज हो जाती है और सर्कुलर डेट की पेमेंट्स हो जाती हैं तो हम फर्दर अपसाइड देखेंगे इन स्टॉक्स भी, और चूँकि ये स्टॉक्स इंडेक्स हेवी वेट्स हैं तो ये इंडेक्स को और भी ऊपर लेके जाएंगे। प्लस हमने देखा है कि जुलाई में जो हमको तेज़ी नज़र आई है उसमें मेजर जो रोल प्ले किया वो बैंक्स और फर्टिलाइज़र ने था प्ले किया था। अब ENPs ने हमने देखा कि वो भी आ गए हैं। सीमेंट स्टॉक्स अभी एक रेंज में ही है और वहाँ भी अपसाइड पोटेंशियल है। तो आई थिंक जो सेक्टर्स और जो स्टॉक्स अभी पोटेंशियल रखते हैं प्राइस अर्निंग मल्टीपल के बेसिस पे या डिविडेंड यील्ड की बेसिस पे, वहाँ पे हमको इंटरेस्ट नज़र आएगा। रिजल्ट सीजन अभी ऑन गोइंग है और इट विल कंटिन्यू टिल एंड ऑफ सितंबर। तो जहाँ भी कोई प्राइसेस नीचे आती हैं, करेक्शन आती है, जो हमने देखा भी है कि इस हफ्ते इनिशियली ऑटोज़ में तेज़ी नज़र आई थी, GAL, GHNI, और फिर वो तकरीबन 10% करेक्ट भी कर गए। अगर फर्दर करेक्ट करते हैं तो वहाँ भी हमको दोबारा सपोर्ट नज़र आ सकती है। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को फोकस ये करना चाहिए कि अच्छे स्टॉक्स पे जहाँ पे प्राइसेस अट्रैक्टिव हो वहाँ पे एक्यूमुलेशन। वैसे मैं देख रहा था कि ओवरऑल अगर आप एनर्जी चेन पे देखें, सबसे जो फिलहाल जो अट्रैक्टिव है बेस्ड ऑन योर प्राइस अर्निंग मल्टीपल वो पाकिस्तान पेट्रोलियम है। और आप बाकी स्टॉक्स देखें OGDC and PSO, दे ट्रेडिंग एट अ मल्टीपल ऑफ 7+, वेयर एज जो पाकिस्तान पेट्रोलियम है वो ट्रेड कर रहा है मल्टीपल ऑफ अंडर 6 टाइम, राइट। तो मार्केट 6.5 पे। तो आई थिंक यस इट मेक सेंस ऑफ कोर्स कि इवन अगर एक्साइटमेंट आई थिंक जो आप कह रहे हैं बिल्कुल रह सकती है, बट माई पिक अमंग्स द ENP चेंज जो फिलहाल वो PPL होगा। और एक और चीज़ यहाँ आपको मैं कर दूँ कि स्पेशली नेक्स्ट वीक MCB का रिजल्ट भी है एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि MCB का डिविडेंड तो 9 रुपये आता है, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद हमने देखा है कि जैसे UBL अपना डिविडेंड बढ़ाया है और गिवन द कैपिटल एडिक्वेसी जो MCB के पास है तो MCB अपना डिविडेंड बढ़ा सकता है। अगर यहाँ से ना भी बढ़ाए तो इवन देन MCB इज गिविंग यू यील्ड ऑफ अबव 10%, राइट। जैसे मैंने पहले जिक्र करा कि बैंक अल्फा की यील्ड 11% है। आई थिंक कुछ पिक्स हो सकते हैं लाइक PPL एंड MCB एंड बैंक अल्फा जो इन्वेस्टर्स देख सकते हैं जो फंडामेंटली काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं। और ये था इस हफ्ते का स्टॉक वॉच। हैव अ नाइस वीकेंड, टेक केयर, खुदा हाफिज़।